हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मैं सुखबीर गुर्जर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस में, जहां पे आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11th एंड 12th एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो महत्वपूर्ण रहने वाला है आपका टॉपिक्स, जो हिस्ट्री का क्लास 11th 12th के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने है। उसी के साथ ही आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है आपका ये, जिसके बारे में आज बताने वाला हूँ मौर्य वंश। डियर स्टूडेंट, किसके बारे में पढ़ने वाले हम? मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, किसके? मौर्य शासन या मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। तो देखिए, मौर्य वंश काफ़ी लंबा चलेगा आपका, तो अभी मैं आपको एक एक टॉपिक से करवा पाऊंगा। इसकी कौन कौन से शासक, जो कौन कौन से महान शासक थे, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्य वंश की स्थापना किसने की और वह कौन था और कैसे, किसको, किस वंश का नाश किया, कैसे स्थापना की, इसके बारे में आज तुम्हें बताने वाला हूँ। तो आप समझ पा रहे होंगे बेटा। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि देखिए मौर्य वंश। तो सबसे पहले आता है कि मौर्य वंश की स्थापना हुई कहाँ। ठीक है बच्चों, क्या आता है हमारे पास में? सबसे पहले मौर्य वंश की स्थापना हुई कैसे, तो हम देखते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना करी किसने थी। तो इस सबसे पहले हमारा आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त, ठीक है बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसका जन्म कब होता है? तो इसका जन्म होता है 345 ईसा पूर्व। 345 ईसा पूर्व इसका जन्म होता है। ठीक है, अच्छा, 300 ईसा पूर्व इसका जन्म हुआ। ये कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। 345 ईसा पूर्व इसका जन्म होता है। कहाँ पे, कहाँ का ये चंद्रगुप्त कहाँ का रहता है? पीपलीवन का। कौन सी जगह पे होता है इसका जन्म? कहाँ होता है? 345 पूर्व इसका जन्म इनका कहाँ पे होता है बेटा? जन्म होता है पीपलीवन में। पीपलीवन कौन सी जगह है ये? पीपलीवन। पीपलीवन वर्तमान में अगर हम देखें जाए तो पीपलीवन हमारा आता है उत्तर प्रदेश में बेटा। कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हो जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है पीपलीवन, उत्तर प्रदेश में होता है 345 ईसा पूर्व। अच्छा, इनके माता पिता कौन थे? इनके बारे में जान लेते हैं। इनकी माता कौन थी? इनकी माता के बारे में जान लेते हैं। माता का नाम क्या था बेटा? इनकी माता का नाम था धर्मा, महारानी धर्मा। महारानी कौन थी? धर्मा। ठीक है बेटा, इनकी माता का नाम कौन था? महारानी धर्मा थी। क्योंकि देखो, ये पिपलीवन का राजकुमार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? पिपलीवन का राजकुमार था। इनकी माता का नाम धर्मा था। अच्छी बात है। इसके पिता का नाम क्या था ये और देख लेते हैं। इनके पिता का नाम, ठीक है बेटा, इनके पिता का नाम, तो पिता कौन थे? पिता थे इनके चंद्रवर्धन। ठीक है बेटा, तो ये उनके कौन थे? पिता थे चंद्रवर्धन। अब पिता की तो इनकी मृत्यु कौन ने कर दी थी? घनानंद ने। नंद वंश का वो ही चल रहा था। ठीक है, कहाँ चल रहा? मगध पर किसका साम्राज्य था उस समय? घनानंद यानी कि महापद्मानंद का। महापद्मानंद का शासन। इसी अगर दूसरी ओर हम देखते हैं, इसकी एक और पक्ष को देखते हैं कि महापद्मानंद क्या पे? मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य रहा है। कौन? हमारा मगध। कौन था? मगध पर किसका शासन चल रहा था? तो मगध पर शासन किसका था? यहाँ पे शासन किसका चल रहा था मगध पर बेटा? मगध पर शासन चल रहा था हमारा महापद्मानंद का। कौन था बेटा? महापद्मानंद। तो ये कौन था? महापद्मानंद का शासन किस समय चल रहा था? यहाँ पे चंद्रवर्धन के समय पर जो था महापद्मानंद। जब चंद्रगुप्त का जन्म हुआ, जब महापद्मानंद का शासन कहाँ पे चल रहा था? मगध पे। मगध एक बहुत उत्कर्ष एवं सर्वशक्तिशाली साम्राज्य उस समय पर बना हुआ था। यहाँ पे चंद्रवर्धन की मृत्यु के बाद उसकी माता को ये क्या कर लेते हैं? बंदी बना लेते हैं। इसका पुत्र कौन था बेटा? इसका पुत्र था कौन? घनानंद। कौन था? घनानंद। जो कौन था, और ये कौन सा वंश था बेटा? ये और देख लो, ये कौन सा वंश चल रहा है हमारा मगध पे? मगध में जो था हमारा नंद वंश। कौन सा था? नंद। ठीक है, ये क्या था हमारा? नंद वंश चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, नंद वंश तक कब तक चलेगा अपना? 324 ईसा पूर्व तक बेटा। 324 ईसा पूर्व का कौन चल रहा था? हमारा नंद वंश चल रहा था यहाँ पर। ठीक है, मगध में नंद वंश चल रहा था। महापद्मानंद के बाद में आता था घनानंद। घनानंद कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था हमारा। घनानंद जो था हमारा
नंद वंश का क्या था, अंतिम शासक था। ठीक है बेटा, ये समझ में आ रही है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हो गया, उसके कहाँ पे हुआ, पीपलीवन उत्तर प्रदेश में आता है। महात्मा माता का नाम महारानी धर्मा और पिता का नाम चंद्रवर्धन था। अच्छा, अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन से ही उसकी शिक्षा कौन दे रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था, ये देख लेते हैं अपन। चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे भैया, चलिए ये देख लेते हैं। चंद्रगुप्त जय बनाकर, चंद्रगुप्त के गुरु, चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे बेटा, चंद्रगुप्त के गुरु का नाम, चंद्रगुप्त के गुरु का नाम क्या था बेटा, चाणक्य था। चाणक्य कौन था बेटा, चाणक्य। ये चंद्रगुप्त के जो गुरु थे वो कौन थे, चाणक्य थे। ठीक है बेटा, आप समझ पा रहे हो ना बात को, ठीक है। चंद्रगुप्त के गुरु का नाम क्या था, चाणक्य था। देख पा रहे हो ना, अच्छे से नोट डाउन करते। चलिए अपन देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये आपको समझ में आया उसके गुरु कौन थे। अच्छा देखो, अब मौर्य वंश की स्थापना कौन करता है, मुद्दा यहाँ आता है कि ये मौर्य वंश की स्थापना करी किसने थी। ठीक है, इससे पहले मौर्य वंश था तो था ही नहीं, इनका एक अलग से साम्राज्य चल रहा था। मौर्य वंश की स्थापना कौन करता है, हमारे भाई साहब कर देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना कौन करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। या देख पा रहे हो आप नीचे, जरा मैं देख लेता हूँ बेटा, है ना। ठीक है, तो मौर्य वंश की स्थापना देखिए, मौर्य वंश की स्थापना। बेटा अगर तुम थोड़ा सा भी गौर करोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हिस्ट्री का बहुत शानदार टॉपिक है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने कर दी बेटा, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो गया बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य। कब की, 322, कब, 322 ईसा पूर्व बेटा। कब कर दी, 322 ईस्वी पूर्व कर दी। ठीक है, 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व कर दी। अच्छा भैया, मौर्य वंश की स्थापना हो गया। मौर्य वंश का युद्ध में तो चलता रहा है। अब 324 में आकर ये मगध को निपटा देंगे। क्या निपटा देंगे, इधर से चलेंगे और मगध को निपटा देंगे। मौर्य वंश की स्थापना हो गई, हमें पता चल गया कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी। अब देखिए अपन देखते हैं कि अब आगे मगध का क्या होने वाला है। ठीक है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं, मगध का क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो देखिए अब क्या करते हैं अपन कि देखो मगध, हमें पता है मगध पर कौन था, अरे यार मगध, यहाँ मगध पे कौन डटा हुआ था, हमें पता था मगध। मगध फिर कौन था, हमारा घनानंद था। कौन था, घनानंद, घनानंद। ठीक है, घनानंद था। तो यहाँ पे 324 में अपने भाई साहब आ जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। 300 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य आ जाते हैं। किसकी मदद से, चाणक्य की मदद से। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, इस घनानंद को खत्म कर देता है। क्या कर देता है, घनानंद को खत्म कर देता है और मौर्य वंश की नींव डालता है। किसकी डालता है, मौर्य वंश की नींव डालता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बना, किसकी मदद से बना, तो चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से बना, चाणक्य। बेटा ये देखना किसकी मदद से बना था चंद्रगुप्त मौर्य शासक, तो चाणक्य की मदद से बना था। किसकी से, चाणक्य की मदद से। ठीक है, अब चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य क्या बन जाता है, यहाँ का शासक बन जाता है। अब यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। इसका शासनकाल चलता है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। चंद्रगुप्त मौर्य का 300 देखो, 322 ईसा पूर्व से देखो चाणक्य, एक मिनट में यहाँ लिख देता हूं, चंद्रगुप्त का शासन, चंद्रगुप्त का शासन। ठीक है, समझ जाओगे, साला नहीं है वो, शासन है। ठीक है, 322 से कब तक चला हमारा, 322 से चलता है 298 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ बना रहता है, अपना शासन का बहुत अच्छे से विस्तार करता है, अपनी प्रजा का अच्छे से पालन करता है, अपनी प्रजा का अच्छे से ख्याल रखता है, सुदूर क्षेत्रों तक अपने क्या करता है, अपने राज्य का विस्तार कर लेता है। इसी के बीच में अब देखो कुछ चीजें होने वाली हैं कि कौन कौन आता है। तो यहाँ पे देखो कौन आता है, सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर के बाद में जो होता है कि सेल्यूकस निकेटर, कौन आता है, सेल्यूकस निकेटर। देखो बेटा, सेल्यूकस निकेटर कौन था, सिकंदर का राजदूत था। कौन था, सिकंदर का राजदूत, यानी कि एक प्रकार से ये कौन था, ये सिकंदर का राजदूत था। किसका राजदूत था, सिकंदर का।
किसका था बेटा? सिकंदर का सिकंदर का राजदूत सिकंदर का राजदूत कौन था बेटा? सेल्यूकस निकेटर आता। सेल्यूकस निकेटर आकर वो किससे युद्ध करता है? सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त से युद्ध करता है। चंद्रगुप्त से युद्ध करता है तो ये क्या करता है? हार जाता है। हार जाने के बाद में ये कहता है, ये क्या करता है? हार जाने के बाद में कहता है कि भाई साहब हम तो हार चुके हैं, जो तुम्हें चाहिए वो ले लो और उसके साथ में अपनी मेरी पुत्री से भी विवाह कर लो। तो सेल्यूकस निकेटर क्या कहता है? सेल्यूकस निकेटर जो होता है चंद्रगुप्त मौर्य से, सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से कहता है कि तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो। ठीक है, क्या कहता है? सेल्यूकस निकेटर, नोट डाउन करना, सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त से अपनी बेटी कौन थी? इसकी बेटी कौन थी? हेलेना का विवाह कर देता है। अच्छा बेटा देखिए, सेल्यूकस निकेटर था, चंद्रगुप्त से युद्ध में हार गया। हारने के बाद में उसने कहा कि भैया मैं तो क्या करूं, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, इसलिए मेरे राज्य विस्तार करना है मुझे। तो उसने सोचा इससे अगर मैं अब सहायक संधि कर लूं, किसी भी प्रकार से इससे रिलेशन बना लूं, तो उसने क्या कर दिया? सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ कर दिया? चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। भैया हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ हो गया, अब वे दोनों आपस में रिश्तेदार हो गए, तो तुम स्वतंत्र राज्य करो, हम अपना स्वतंत्र राज्य कर ही रहे। तो ये बात यहाँ तक चलती है। अच्छा, और इसके बाद में, इससे पहले अगर महापद्मानंद यानी घनानंद को जिसने मारा, तो घनानंद की पुत्री कौन थी? दुर्धरा। महापद्मानंद की पुत्री कौन थी? दुर्धरा। महापद्मानंद की पुत्री महापद्मानंद की पुत्री कौन थी? दुर्धरा। इस दुर्धरा से भी चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? विवाह किया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कितनी थी? चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी भाई साहब 2। चंद्रगुप्त मौर्य की कितनी पत्नी थी? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पत्नी। यहाँ पे पत्नी थी भाई साहब इनकी कितनी? 2 पत्नी थी। कौन कौन थी 2 पत्नी? दुर्धरा और हेलेना। दुर्धरा और एक और थी हेलेना। तो एक कौन थी? महापद्मानंद की पुत्री थी, और दूसरी कौन थी? हेलेना, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। इन्होंने विवाह किया था, चंद्रगुप्त ने विवाह किया था। अच्छा, अब देखिए ये चीज आ गई है। अब ये मान के चलिए चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य के कोई पुत्र भी होगा, ये पत्नी थी। पुत्र देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम, पुत्र कौन था? इनका पुत्र था भैया बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था बेटा? बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था भैया? बिंदुसार था। ठीक है, कौन था? बिंदुसार। ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, बिंदुसार इसका पुत्र था। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? ठीक है, आगे देखते हैं अपन। ठीक है, मैं ये नोट डाउन कर लो, ये बहुत बेसिक जानकारी है, तो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली। तो देखिए बेटा, आगे देखते हैं अपन कि चंद्रगुप्त को उपाधि मिली थी। क्या मिली थी? उपाधि। चंद्रगुप्त की उपाधि। ठीक है बेटा, उपाधि। तो चंद्रगुप्त को क्या उपाधि थी? चंद्रगुप्त। ठीक है बेटा, तो चंद्रगुप्त को उपाधि क्या मिली थी? उपाधि उसकी, चंद्रगुप्त को उपाधि कौन ने दी थी? सर विलियम जोन्स ने। कौन ने दी थी? सर विलियम जोन्स। चंद्रगुप्त मौर्य, पूरा ही लिख देता हूं, मौर्य को सेंड्रोकॉट्स क्या था बेटा? सेंड्रोकॉट्स था, है ना? सेंड्रोकॉट्स की उपाधि सेंड्रोकॉट्स की उपाधि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉट्स की उपाधि किसने दी थी भैया? तो इनको उपाधि दी थी विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकॉट्स की उपाधि किसने दी थी? कॉट्स की उपाधि, या लिख देता हूं कि उपाधि इनको दी थी विलियम जोन्स।
विलियम जोन्स, ये जो विलियम जोन्स थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को किसकी उपाधि दी थी? सेंडोकट्स की उपाधि। सेंडोकट्स कौन बोले? सेंडोकट्स विलियम कौन बोलते हैं? सेंडोकट्स। सेंडोकट्स किसे बोलते थे बेटा? सेंडोकट्स मतलब कि जो बहुत बड़ा विजेता होता था, बहुत सारे राज्यों को जीत लेता था, उसके लिए उन्होंने एक नाम दिया था, विलियम जोन्स ने सेंडोकट्स का नाम दिया था। अब देखो यूनानी राजदूत, एक एक यूनानी लेखक आता है यहाँ पे चंद्रगुप्त के शासन में। तो चंद्रगुप्त के शासन में है ना, चंद्रगुप्त के शासन में, एक मिनट, शासन में, चंद्रगुप्त के शासन में कौन आता है? यूनानी में, यूनानी यात्री। बेटा कौन था यूनानी यात्री? हमें पता है यूनानी यात्री मेगास्थनीज था। कौन था बेटा? कौन था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज यहाँ पे रहा, बहुत सारा भ्रमण किया। मेगास्थनीज द्वारा पुस्तक लिखी गई एक, मेगास्थनीज की पुस्तक, मेगास्थनीज है ना, मेगास्थनीज द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। बेटा क्या लिखी गई थी? मेगास्थनीज द्वारा एक पुस्तक, उसका नाम था क्या? इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा पुस्तक लिखी गई थी इंडिका। अच्छा, इस समय और भी पुस्तकें लिखी गई थी। चाणक्य, अब चाणक्य क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन बन गया, चाणक्य उसका कौन बन गया था? प्रधानमंत्री बन गया था। ठीक है, तो अब चाणक्य के द्वारा राजनीति के बारे में, चाणक्य द्वारा ने अब अपनी राजनीति को चलाना कैसे, शासन करना कैसे, इसके ऊपर एक वो पुस्तक लिखता है। कौन लिखता है? चाणक्य। तो चाणक्य जी क्या है बेटा? चाणक्य की पुस्तक। ठीक है, तो चाणक्य की पुस्तक हमारी क्या थी बेटा? चाणक्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र। क्या थी? अर्थशास्त्र। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। राजनीतिक टॉपिक के लेन देन, पैसा जो भी होता है उसके लिए उन्होंने एक पुस्तक लिख डाली थी। ठीक है, ये वाली। और एक और फेमस पुस्तक है मुद्राक्षस। किसकी? विशाख दत्त की। विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्राक्षस। मुद्राक्षस क्या है ये बेटा? मुद्राक्षस। ठीक है, ऐसे लिख दो, मुद्राक्षस कौन की पुस्तक है ये बेटा? विशाख दत्त की। ये सब पुस्तकें कब लिखी गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लिखी गई थी। और इसी के साथ हमारा ये क्या होता है कि इनकी पुस्तकें हो गई। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धर्म की बात करते हैं तो किस धर्म को अपनाया था इन्होंने? धर्म था इनका जैन। क्या था? जैन धर्म। कौन सा धर्म था? जैन धर्म। और जैन धर्म की में ही ये मंदिर पर, क्या मंदिर में, जैन मंदिर में उपवास के दौरान ठीक है बेटा, क्या उपवास के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो जाता है? उपवास के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? श्रावणबेलगोला में। यहाँ पे अच्छे से लिख लो, श्रावणबेलगोला। मृत्यु किसकी? मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य की। कब होती है? 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मृत्यु 298 ईसा पूर्व कहाँ होती है? श्रावणबेलगोला। क्या पर? श्रावणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है 298। और उसके बाद उनका पुत्र बिंदुसार बैठता है। कौन बैठता है? बिंदुसार कस पर गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार इतना प्रभावी शासक मौर्य वंश का था नहीं। इसके बाद में इनका प्रभावी शासक आएगा। इसके बाद हमारा प्रभावी शासक आता है बिंदुसार का पुत्र अशोक सम्राट। तो कल की क्लास में तुम्हें लेके आऊंगा अशोक सम्राट के बारे में कि अशोक के धर्म क्या है, अशोक की धर्म की विशेषता की थी, अशोक का कालिंग युद्ध क्या था। तो इन चीजों के बारे में कल आपको डिस्कस कराऊंगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपके ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। धन्यवाद बच्चों।